हेलो एवरीवन। दोस्तों, होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेके चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम सब कुछ जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन के साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको स्टोरी के साथ, ठीक है, स्टोरी के अंदर आपको सब कुछ याद करवा रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो, आपको दोनों की ही प्रिपरेशन इस सीरीज के अंदर साथ मिलेगी। ठीक है, मतलब आप दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन साथ कर लोगे इसी सीरीज के अंदर, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। और दोस्तों देखो, इस सीरीज के अंदर मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और टाइप नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपको पूरी स्टोरी के साथ ना पूरी मॉडर्न हिस्ट्री याद करा दूंगा इस सीरीज के अंदर। आपको करना है क्या है, आपको पूरी स्टोरी में से सुननी है सही से, बस बस स्टोरी सुनते जाओ। ठीक है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। फिर तो चाहे वो अब आपका मेंस के क्वेश्चन हो आपके, चाहे वो आपके प्रीलिम्स के एमसीक्यू हो, आप इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है, सब कुछ मैं करा दूंगा, ठीक है, इस सीरीज के अंदर, और कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सब कवर कर रहा हूँ। और एक बात और दोस्तों, देखो, अभी मैं इस जितने भी ये लेजिस्लेशन है ना जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करे थे ब्रिटिश इंडिया के लिए, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो। और एक बात और दोस्तों, देखो, ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। देखो, मैंने इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज में इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर में ना ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर करवाया था। ठीक है, इसके अंदर मैंने सब कुछ याद करवाया था आपको। ठीक है, जैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, इसको याद करने का तरीका बनाया था जीपीएस कंट्रोल, और जीपीएस कंट्रोल से मैंने आपको पूरा याद करवाया था। तो आप यार ये वीडियो भी देख सकते हो, इसके अंदर मैंने सारी जितने भी एक्ट्स है ना सारे ही याद करवाए थे और समझाया भी था। आप यहाँ देख भी सकते हो दोस्तों। तो इसके जो वीडियो है ना आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हमारे चैनल पर ही, तो आप वहाँ से भी विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज पर आते हैं दोस्तों, और इसे कंप्लीट करते हैं पूरा। ठीक है, पूरा समझाऊंगा इसके अंदर डिटेल में, और पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा एक्ट का क्यों आया। ठीक है, पूरा डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, कि एक्ट आया क्या होता, और फिर इसके एक्ट आने से क्या सिग्निफिकेंस था, ठीक है, क्या चेंजेस आए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इसका आउटकम वगैरह। ठीक है, चले अब स्टार्ट करते हैं अपना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। चलो दोस्तों, किसी भी एक्ट को समझने से पहले ना अगर आप उसका बैकग्राउंड समझ जाते हो कि भैया ये एक्ट लाया क्यों गया था, तो आप उस एक्ट को भी समझ जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को ही समझेंगे कि भैया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया क्यों गया था। तो उसके कुछ रीजन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि अनकंट्रोल कंपनी रूल। अब ये अनकंट्रोल कंपनी रूल क्या है? देखो दोस्तों, आपको पता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना मुगल एम्पायर को भी हरा देता है। ठीक है, जो कंबाइंड फोर्सेस होती हैं मुगल की और बंगाल की और अवध की, इन तीनों को हरा के कंपनी जो है दीवानी राइट्स जो है ले लेती है मुगल एम्पायर से। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है तो दीवानी राइट्स आ जाती है किसके पास? कंपनी के पास। जो दीवानी के अंदर है क्या, तो भाई रेवेन्यू कलेक्शन की पावर है। तो रेवेन्यू कलेक्शन की जब पावर आ जाएगी कंपनी के पास, तो इनके जो सर्वेंट्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, ये करप्शन करने लगेंगे। ठीक है, जब इनके हाथ में पैसा आएगा, ये पैसा देखेंगे तो ये करप्शन करना चाहेंगे। ठीक है, तो यही हुआ दोस्तों, करप्शन हुआ लार्ज स्केल के ऊपर, जिसके वजह से कंपनी को बहुत अच्छा लॉस होता है। अच्छा मतलब बहुत तगड़ा लॉस होता है। ठीक है, और दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है करप्शन की वजह से। ठीक है, और पॉलिटिकल प्रेशर बनता है ब्रिटेन के अंदर कि भैया रिफॉर्म्स लाए जाए। ठीक है, रेगुलेट करना कैसे कंपनी को, इस चीज के लिए एक्ट बनाया जाए, लॉज बनाया जाए। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है कि भैया किस रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाए। ठीक है, मतलब कंपनी को रेगुलेट करा जाए। तो ये जो है 1773 में आया। ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया कि भैया जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कैसे काम करना है इंडिया के अंदर, ये बताया गया इस एक्ट के अंदर। अब देखो दोस्तों, पहले ना गवर्नर ऑफ बंगाल होता था। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया उसको, और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना वो बना वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब एक बात और दोस्तों, देखो कुछ और भी बैकग्राउंड है इसका, मतलब कुछ और भी रीजन है। ठीक है, जैसे कि करप्शन तो था ही, और करप्शन के चार्जेस में ना मोहम्मद रेजा खान को जेल में डाल देते हैं। अभी मोहम्मद रेजा खान कौन है? तो ये नवाब था बंगाल का, अभी पपट नवाब था, इस बेचारे को कुछ करना था ही नहीं। ठीक है, सारा काम तो कंपनी कर रही थी, लेकिन नाम किसका था? मोहम्मद रेजा खान, इसको डालो जेल में। ठीक है, और एक बात और दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बंगाल फेमाइन हुई थी, इसमें 1 करोड़ पीपल जो है डाइड करके थे फेमाइन की वजह से ही। ठीक है, खाने की कमी हो गई थी। ठीक है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर फेलियर होने की वजह से, कि भैया एग्रीकल्चर क्रॉप्स के फेलियर की वजह से जो है लोगों को खाना ही नहीं मिला, और 1 करोड़ पीपल जो है ना डाइड कर गए। और एग्रीकल्चर फेलियर क्यों हुआ था, ये आपको पता है दोस्तों, कि भैया ये टैक्स बढ़ाएंगे,
ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर, लैंड के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा भैया, टैक्स बढ़ाने की वजह से जो फार्मर हैं उनके पास जो है पैसा ही नहीं बचेगा, या फिर बोल सकते हो कि इनके पास क्रॉप प्रोडक्शन इतना नहीं होगा जिसकी वजह से ये अपना लाइफ सर्वाइव कर सके। तो फेमाइन आने की वजह से 1 करोड़ पीपल जो है ना बंगाल के अंदर डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं। और देखो दोस्तों, कंपनी को ना टी ट्रेड के अंदर भी लॉसेस देखने को मिलता है अमेरिका के अंदर। और देखो दोस्तों, इससे पहले अगर आपको देखोगे तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो चुकी है, जिसके वजह से जिसमें कंपनी को जो है ना लॉस हुआ है, ठीक है, जो 1767 से लेकर 69 तक हुआ था, जिसमें कंपनी को लॉस हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप ये समझ गए हो कि भैया गवर्नर बंगाल जो बन जाता वो हो जाता है अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और एक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो प्रेसिडेंसीज होती है बॉम्बे की और मद्रास की, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट मतलब इसके नीचे आती है, किसके, सुपरविजन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे आती है। ठीक है, और देखो दोस्तों, यहाँ ना इसके एक्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट बनता है कलकत्ता के अंदर। ठीक है, इसके अंदर प्रोविजन होता है कि भैया सेटिंग अप करेंगे सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में। और उसके जो क्या कहते हैं जज थे पहले, वो थे जो इसके जज थे इस कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो थे सर एलेजा एमपी, और प्लस 3 और जजेस थे इसके अंदर। ठीक है, और एक बात और, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है, किसकी, गवर्नर जनरल बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो इनको लीड करेंगे। तो उसके अंदर 4 मेंबर्स होते थे, और इसका कोरम कितना होता था, 3 मेंबर्स का कोरम होता था। तो 3 मेंबर्स अगर अवेलेबल है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ना डिसीजन ले सकती है। तो ये था प्रोविजंस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो आपको याद रखने ही है। ठीक है, कुछ प्रोविजंस अगर छूटते हैं ना तो आप यहाँ से भी ध्यान रखना। ठीक है, वैसे मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हो चीज़ें। ठीक है, जो ये आपका पॉलिटी की सीरीज है वहाँ से भी चीज़ें आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों, देखो 1773 है, अब इसके अंदर कुछ कमियां देखने को मिली। कमियां कैसे, जो फेवर नहीं कर रही थी कंपनीज को, ठीक है, तो वो फेवर नहीं कर रही थी जो रूल्स, ठीक है, तो उनको चेंज करा गया। अब ये चेंज करा गया तो ये लेकर आए अमेंडिंग एक्ट। ठीक है, मैं इसको न्यू स्लाइड्स के अंदर समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये अमेंडिंग एक्ट लेकर आते हैं, और अमेंडिंग एक्ट के अंदर जो है ये बोलते हैं कि भैया हमें कुछ प्रोविजंस जो है ना चेंज करने हैं इसके अंदर। अब ये क्यों चेंज करने हैं, तो यही बताएंगे ना कि भाई चेंज क्यों करने हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ अच्छी तरीके से, इसको ध्यान से सुनना। देखो, अमेंडिंग एक्ट लाया गया, ठीक है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब इसके अंदर बोला गया कि भैया इसके अंदर हम कुछ करेंगे सेटलमेंट। सेटलमेंट कैसा, कि देखो भैया जो सुप्रीम कोर्ट हमने बनाया था ना कलकत्ता में, जो कलकत्ता में हमने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, जहाँ पर हमने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया था ना, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर मतलब भैया ये जो हमारे जो काउंसिल है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनके ऊपर फैसला देने लगी है। ठीक है, और हमारे जो गवर्नर जनरल है ना, इनको भी फैसला, इनके ऊपर भी जजमेंट देने लगी है। ठीक है, जो सर्वेंट्स है इस इंडियन कंपनी के, उनके ऊपर भी जजमेंट देने लगी है। तो इससे हो क्या रहा है, हम करप्शन नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या करें, तो भैया अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए 1781 में, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी ना, इसे कम करा जाए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि भैया अमेंडिंग एक्ट लाया गया, ठीक है, 1781 में, और इसमें बोला गया कि भैया जो इनकी पावर है ना सुप्रीम कोर्ट की, इसे कम करा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन में क्या करा गया कि भैया गवर्नर जनरल, काउंसिल, ठीक है, और कंपनी के सर्वेंट्स, इनको एग्जाम्प्ट करा गया। ठीक है, कि भाई इनको एग्जाम्प्ट कर दो, इनके ना कोई राइट्स नहीं है कि वो इनके ऊपर फैसला दें। ठीक है, मतलब जजमेंट दें। और चीज़ें, क्या चीज़ें एक्सक्लूड की गई कि भाई जो रेवेन्यू मैटर्स हैं और जो मैटर राइज हो रहे हैं कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से, उन्हें बिठा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से। दैट मीन्स आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भैया कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा कि कितना ड्रेन ऑफ वेल्थ कर दिया इंडिया से इन्होंने। ठीक है, तो एग्जाम कर दिया, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ही तैयार नहीं हो पा रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको देख ही नहीं पा रही है। कोर्ट बनाया है उन्होंने, भैया उसके जजमेंट, उसके जुरिडिक्शन में है ही नहीं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये 1781 के एक्ट में करा गया। एक काम और करा गया, ठीक है, ये जो है जो कलकत्ता के रेजिडेंट्स है ना, उनको बोला गया कि भैया ठीक है, आपके जो पर्सनल लॉज है ना, आपको उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग आपको कोर्ट के अंदर ट्रीट करा जाएगा। आपके ऊपर उसी आपके लॉज के अकॉर्डिंग ही जजमेंट दी जाएगी। दैट मीन जो हिंदू है तो उसके मैरिज जो लॉज होते हैं उसके पर्सनल, उनके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करा जाएगा। जो मुस्लिम है उनके जो लॉज हैं अपने पर्सनल, उनके अकॉर्डिंग ही उनको ट्रीट करा जाएगा, या फिर उनके ऊपर जजमेंट होगी, कार्रवाई होगी। अब एक बात और, जो सुपर पावर्स जो है ना, किसकी बढ़ा दी गई, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की।
कि ये बोला गया भैया जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जाते हो ना ना प्रोविंशियल कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हो, ठीक है, इसके जजमेंट को वो करने काउंटर करने के लिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, अब आप कहाँ जाओगे, तो गवर्नर जनरल काउंसिल में जाओगे। दैट मीन्स कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि भैया जो कोर्ट की पावर है ना उसको छीन दे रहे हैं, मतलब कम कर दे रहे हैं, छीन ले रहे हैं मतलब कम कर दे रहे हैं। भाई जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल काउंसिल में जा रहा है, प्रोविंशियल कोर्ट से। और एक बात और, ये रेगुलेट कर रहे हैं इस एक्ट से क्या, प्रोविंशियल कोर्ट्स को भी और काउंसिल को भी। वाओ, दैट मीन्स पूरी तरीके से गवर्नर जनरल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस एक्ट से, 1781 से। अब आता है इसके बाद दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पता है क्यों आया था, इसका रीजन जान लो। ये पिट्स जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे, ठीक है, कहाँ का, ब्रिटेन का। तो ये क्या बोलता है कि कंपनी की जो टेरिटरीज है ना वो ब्रिटिश पोजीशन होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, ये एक्ट लेकर आओ, ठीक है। ब्रिटिश पोजीशन बनाने के लिए जितनी भी कंपनी की टेरिटरीज है इंडिया के अंदर उसको बोल दो ये ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज है, ठीक है, मतलब क्राउन के अंडर में है ये सारी चीजें। तो उसने करा क्या भैया, पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आया 1784 में, और इसने एस्टेब्लिश कर दिया डुअल कंट्रोल को, ठीक है। डुअल कंट्रोल मतलब इसने एक बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, क्या बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। इसके अंदर इसने बोला कि भैया अब जो है ना ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब जो है ना पॉलिटिकल जितने भी चीजें हैं ना पॉलिटिकल अफेयर्स वाली, ये कौन देखेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ठीक है, जिसके अंदर 24 मेंबर से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था, कमर्शियल एक्टिविटीज देखना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखना, इससे पहले, ठीक है। लेकिन 1784 के एक्ट से आने से क्या हुआ कि भैया जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना, अब उनके पास सिर्फ कमर्शियल मैटर्स रह गए। दैट मीन्स कि भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब कमर्शियल एक्टिविटीज देखेंगे, ना कि पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल के लिए नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसके अंदर होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, जो ब्रिटेन का एक एमपी होता था। इसके नीचे होता था सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेकर और मेंबर्स ऑफ प्रीवी काउंसिल जो 4 मेंबर्स की थी। और देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे कौन थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे कौन हुआ, बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर, ठीक है दोस्तों। तो आप ये सब समझ पा रहे होंगे इजिली। और दोस्तों क्या हुआ कि भैया जो गवर्नर जनरल जो बंगाल था ना, उसकी जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो 3 मेंबर ही कर दी गई, और इसके अंदर कास्टिंग वोट दे दिया गया, ठीक है, दैट इज इफेक्टिव वीटो दे दिया किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और फिर से देखो दोस्तों ये रीएडिट कराया गया, जो मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है, गवर्नर है, बॉम्बे की गवर्नर है, वो सबऑर्डिनेशन के मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे ही रहेंगे, ठीक है। और जो कंपनी की टेरिटरीज है इंडिया के अंदर, अब वो कहलाएगी ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो आप ये वाला एक्ट भी समझ गए इजिली, और आपको समझ में भी आ रहा है। फिर देखो दोस्तों इसके बीच में ना एक्ट और आता है, और उसका नाम है आपका एक्ट ऑफ 1786। इसमें होता क्या है भैया, कॉर्नवालिस होता है एक, ठीक है, कॉर्नवालिस होता था, इससे पहले अमेरिका में काम करके आ चुका है, ठीक है। तो वहां पर एक कमांडर इन चीफ रहता है, तो इसको इंडिया बुलाया जाता है, कहते भैया कॉर्नवालिस साहब आपने बहुत अच्छा काम करा अमेरिका में, आप इंडिया में आओ, ठीक है, आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनो, और हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर आप रहकर सर्व करो, और जो कंपनी है ना इसको और स्ट्रॉन्ग करो, कंपनी और टेरिटरीज और बढ़ाओ, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन और इंक्रीज करो, ठीक है। तो लेकिन कॉर्नवालिस जो है आने से पहले 2 डिमांड उठाता है, कहता है कि भैया मैं इंडिया तभी जाऊंगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर जब आप मुझे वीटो पावर दे दोगे गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर, और जब मुझे आप कमांडर इन चीफ बना के भेजोगे। दैट मीन्स कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रहूंगा और कमांडर इन चीफ भी रहूंगा, तब मैं जाके बनूंगा भैया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अदरवाइज मैं नहीं जा रहा इंडिया। तो एक्ट ऑफ 1786 इसी के लिए लाया गया था, कॉर्नवालिस को वीटो देने के लिए और कमांडर इन चीफ बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, ठीक है। इसके बाद लाया था दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो है यह होता है कि भैया जो हमने पावर दी थी ना कॉर्नवालिस को, वीटो पावर, सेम वीटो पावर एक्सटेंड करी गई, आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल बनेंगे बंगाल को उनको दी गई, लेकिन कमांडर इन चीफ नहीं बनाया जाएगा, कमांडर इन चीफ की पोजीशन अलग रखी गई, कमांडर इन चीफ मतलब गवर्नर जनरल बंगाल नहीं होगा, ठीक है। ये इस एक्ट के अंदर बोला गया। देखो मैं आपको ना इसके अंदर एक्ट ऑफ 1793 वाला यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको, देखो ये रहा। तो इसके अंदर बोला गया कि भैया हम चार्टर जो है ना रिन्यू कर रहे हैं, मतलब कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसको 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है।
जो एम्प्लॉय की जो सैलरी है, अब वो जो है ना, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी उसकी जो रेवेन्यू जो है ना सैलरी, अब वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। ठीक है, उनकी सैलरी जो है ना जो पे करेंगे वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। एक तो प्रोविजन ये था इंपॉर्टेंट दोस्तों इस एक्ट के अंदर। और देखो दोस्तों, इसमें बोला गया है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो सुप्रीम कंट्रोल करेगा किसके ऊपर, जितनी प्रेसिडेंसीज होंगी। ठीक है, और कमांड इन वॉर के अंदर क्या होगा, जो गवर्नर जनरल की पावर है ना मिलिट्री के अंदर सिविल मैटर्स के अंदर, ये चीज क्लेरिफाइड करी गई कि भैया जो गवर्नर जनरल बंगाल जो कह देगा मिलिट्री के अंदर जो डिसीजन ले लेगा, सिविल मैटर्स के अंदर जो डिसीजन ले लेगा वही माना जाएगा। ठीक है, और ट्रेड मोनोपोली को तो एक्सटेंड कराया गया कंपनी को। ठीक है दोस्तों, 1793 एक्ट समझ में आ गया आपको। अब इससे आगे बढ़े। अब देखो दोस्तों, 20 ईयर्स हो चुके हैं एक्ट को लाए हुए। ठीक है, क्योंकि हर 20 ईयर्स के अंदर ये जो है रिन्यूअल कर रहे थे। ठीक है, मोनोपोली पावर जो है ना रिन्यू कर रहे थे किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 1793 में चार्टर एक्ट आया था। तो बता दोस्तों, 20 ईयर्स के लिए इन्होंने कंपनी को राइट्स दिए थे, प्रिविलेज दिए थे। तो फिर ये चार्टर एक्ट आएगा नहीं आएगा। तो चार्टर एक्ट आया 1813 के अंदर, क्योंकि 20 ईयर्स हो चुके हैं। अब 20 ईयर्स में होने के बाद जो भी इनको रिफॉर्म लाने होंगे ना वो इसी एक्ट के अंदर वो डाल देंगे। जैसे कि एक्ट के अंदर एक बैकग्राउंड ये भी देखा गया, रीजन देखा गया कि चार्टर एक्ट 1813 क्यों लाया गया। इसका रीजन ये था कि उस टाइम पे नेपोलियन का राज हो रहा था। ठीक है, तो नेपोलियन की एक थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल सिस्टम वाली। ठीक है, उसने ये बोला कि यूके जो है ना मैनलैंड यूरोप में नहीं आता। ठीक है, अगर आप अभी मैप देखोगे दोस्तों, वर्ल्ड मैप, तो उसके अंदर आपको साफ दिखाई देगा कि भैया यूके ना कोई भी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता यूरोप से। तो उसने बोला कि भैया नेपोलियन ने कि भैया देखो यूके जो है ना हमारे से जो है ना क्या कहते हैं कोई लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो उसने क्या लाया कि हमारे कॉन्टिनेंट का तो पार्ट ही नहीं है यूके। तो हम एक काम करते हैं, इनके साथ ट्रेड वॉर करेंगे यूके वालों के साथ। तो उसने ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी कि भैया हम इनसे जो है ना कोई गुड्स खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका जो है ना मोनोपोली चल रही है कहाँ पर, इंडिया के अंदर। ये हमारे जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स हैं इनको जाने ही नहीं देते वहां पर, इनको पास कोई राइट ही नहीं है कि जो अदर यूरोपियन ट्रेडर्स है ना इंडिया में जाकर ट्रेड कर सके। तो इसलिए दोस्तों क्या करा गया कि भैया मोनोपोली जो है ना एंड कर दी गई कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एंड करा गया। बट टी और चाइना के साथ जो है इनका ट्रेड ट्रेड मोनोपोली चलता रहा। मतलब वो टी के रिस्पेक्ट के अंदर, टी की अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट होंगे कि वो इंडिया के अंदर टी ट्रेड कर सके। और चाइना के अंदर जो भी ट्रेड करना होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और ओपियम के लिए भी। ठीक है, तो चार्टर फिर से 20 ईयर्स के लिए रिन्यू कर दिया गया टी और चाइना के लिए। ठीक है, लेकिन मोनोपोली एंड कर दी गई बाकी सब चीजों के लिए। और एक बात और, लोकल गवर्नमेंट जो थी ना उनको बोल दिया गया कि भैया तुम टैक्स जो है ना लगा सकते हो। ठीक है, और जो टैक्स नहीं पे कर रहे उनको पनिश भी कर सकते हो। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया इस वाले एक्ट से। ठीक है, लेकिन किसको करोगे आप, जो जुडिक्शन है, जो जुडिक्शन के अंडर में आते हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के, वही कलकत्ता वाले सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो आते हैं जुडिक्शन में। अब उनके ऊपर जो लोकल गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा सकती है, और जो टैक्स पे नहीं कर रहे उनको पनिश भी कर सकती है। ठीक है, और फोर्थ अगर आप देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है अलाउ कर दिया इंडिया में आने का। भैया कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए जो भी प्रचार करना है आप करो। ठीक है, इंडिया के अंदर इससे पहले ही ज्यादा फोकस कर रहे थे ट्रेड वगैरह पे। अब इन्होंने ट्रेड से हट के अब अपनी ये क्रिश्चियन वाली जो है ना प्रचारक वाली कहानी स्टार्ट कर दी। अब इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजना स्टार्ट कर दिया इंडिया के अंदर कि जाओ भैया क्रिश्चियनिटी को जो है ना फैलाओ इंडिया के अंदर। ठीक है, उसको स्प्रेड करो। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और एक बात और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि इन्होंने अब बोलने लग गए कि भैया हमें एजुकेशन के लिए काम करना है इंडिया के अंदर। तो इन्होंने 1 लाख रुपए बजट एलोकेट करा कि भैया एजुकेशन के अंदर हमें डेवलपमेंट करना है, फ्लरिश करना है एजुकेशन इंडिया के अंदर। तो उसके लिए 1 लाख रुपए जो है ग्रांट करा गया एजुकेशन के लिए। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब देखो दोस्तों ये 20 ईयर्स फिर हो गए। अभी 20 ईयर्स हो गए तो 1833 में एक्ट आएगा। यस, और देखो दोस्तों इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस एक्ट के अंदर जो मेन प्रोविजन देखने को मिला कि भैया जो कंपनी की जो मोनोपोली थी ना वो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई। जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई, और ये पूरी जो है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसने काम किया कंपनी का, तो भैया एडमिनिस्ट्रेशन करना है इंडिया के अंदर। अब इनकी जो ट्रेडिंग वाली जो पावर थी, मोनोपोली थी,
कि भैया सिर्फ ये मोनो ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के अंदर, वो खत्म कर दी गई बिल्कुल। मतलब टी वाले के अंदर भी और चाइना के अंदर भी ये सब खत्म कर दी गई। चलो, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना दोस्तों, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ये बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल का था गवर्नर जनरल, अभी पूरे इंडिया का बन गया। ठीक है, और जो पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको नाम याद रखना है आपको। तो अब कहलाएगा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, इसलिए वो अब कहलाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक बात और, स्लेवरी जो है ना इस एक्ट के थ्रू बैन कर दी गई। इसके अंदर एक्ट लाया गया इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843। चलो, और एक चीज और देखने को मिलेगा, इसके अंदर फोर्थ मेंबर को ऐड किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है 3 मेंबर्स की हो गई थी पिट्स इंडिया एक्ट में। अब उसके अंदर फिर से फोर्थ मेंबर ऐड कर दिया गया, और इसके अंदर जो है लॉर्ड मैकॉले को बिना कोई वोटिंग राइट के जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर फोर्थ मेंबर ऐड करा गया। ठीक है, अब इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया। ठीक है, जो इनका काम क्या था भैया इंडियन लॉ कमीशन का, तो इनका काम था कि भाई कोडिफाई करना, जो इंडियन लॉज है ना उनको कोडिफाई करना, कोलेट करना। ठीक है, अब एक बात और, मैंने बताया था आपको भी कि जो है ना ये इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या है, जो आइसलैंड थी सेंट हेलेना का एक्ट के अंदर, ठीक है, जो आइसलैंड था, ठीक है, आइलैंड था मतलब सेंट हेलेना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ये दे दिया गया क्राउन को। ठीक है, इस एक्ट के अंदर। और एक बात और दोस्तों, जो मद्रास की जो पावर थी ना, लेजिस्लेटिव पावर, इसको डिप्राइव करा गया। ठीक है, डिप्राइव करके ये पावर दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर अब आ गई है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, इसकी बॉम्बे और मद्रास की। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि क्लाइमैक्स आ गया किसका, सेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, मतलब एडमिशन के अंदर किसका आ गया, सेंट्रलाइजेशन का क्या आ गया, क्लाइमैक्स आ गया, टाइम आ गया है। मतलब किसी एक के पास पावर होगी, ये आ गया है सेंट्रलाइजेशन में, मतलब एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब इंडियन सिविल सर्विस जो है, इंडियन सिविल सर्विस के अंदर एंट्री जो है होगी, अब ये बोला गया कि मेरिट बेस पे अब होगी स्टार्ट। ठीक है, मतलब मेरिट बेस के ऊपर अब इंडियन सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा क्रिएट करी गई इस वाले एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट ऑफ 33 के एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो जो ये 33 में एक्ट आया था, ये सारे प्रोविजन आपको बिल्कुल सेम याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, ये 11 के 11 प्रोविजन बिल्कुल याद रखने हैं आपको, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने आपको ये चीजें ना, आपको मैंने टाइप नोट्स के अंदर प्रोवाइड करा है विद निमोनिक्स। ठीक है, तो आप निमोनिक्स के थ्रू भी इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ये रहा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या था मैंने यहाँ पर टाइप नोट्स में दे दिया है। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स दे दिया है। ठीक है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी दे दिया मैंने। ठीक है, क्या क्या चेंज हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल रोल को चेंज करा गया। ठीक है, कंपनी की जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को चेंज मिल जाएगा सब कुछ। सोशल एंड ह्यूमन राइट्स रिफॉर्म्स लाए गए इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आईसीएस के अंदर जो है मेरिट बेस के ऊपर एंट्री देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया, लीगलाइज कर दिया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब देखो दोस्तों, वही 33 में एक्ट आया था, 20 ईयर्स ऐड कर दो, अब आएगा ना 1853 में। यस, तो फिर आया 1853 में चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अभी चार्टर क्यों बोलते हैं, तो चार्टर इसलिए बोलते हैं, अभी कंपनी रूल चल रहा है। कंपनी रूल आपको पता है 1858 तक चलता है दोस्तों, जब तक ये एक्ट नहीं आता 1858 वाला। और अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ कि लास्ट एक्ट है, क्योंकि इसके बाद में आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाऊंगा दोस्तों, और उससे पहले कुछ अपराइजिंग पढ़ाऊंगा, जो उससे पहले अपराइजिंग हुई थी ना रिवोल्ट ऑफ 1857 से, वो पढ़ाऊंगा पहले। ठीक है, तो ये जो है ना लास्ट चार्टर एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, और ये आया था इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद, और ये पास हुआ था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी। और ये क्या करता है, ये मार्क करता है एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल फंक्शन। ठीक है, कमर्शियल फंक्शन को खत्म कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये वाला एक्ट 1853 वाला। तो अब आओ हमारे हैंडरिटन नोट्स के ऊपर जो मैंने तैयार किया है। तो इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर बोला गया कि भैया, इसके अंदर बोला गया, इसके अंदर प्रोविजन डालेंगे कि फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को ना कंपनी की थी उसको सेपरेट कर दिया गया। मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग, ये कर दिया गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, 1853 के अंदर। ये आपको पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर रखना है कि फर्स्ट टाइम कब करा गया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी को अलग अलग
तो क्या रहा गया ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर। ठीक है, तो अब ये आपको दिखेगा दो चीज कि भैया एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग और लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग हो गए। तो लेजिस्लेचर किसे बोलेंगे, लेजिस्लेचर इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे कि भैया एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे लेजिस्लेचर बनता है ये। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर ये सारे मेंबर्स हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कौन होगा, तो भैया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, वन अनदर जज ऑफ वही सुप्रीम कोर्ट के ही। फिर बंगाल से एक बंदा होगा, देखिए वही गवर्नर होगा, मुंबई से होगा, मद्रास से होगा, और आगरा की जो प्रेसिडेंसी बनाई गई थी नहीं, उससे भी एक बंदा होगा। तो ये सारे मिलकर बनेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और ये सब लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव को मिलाकर बनेगा क्या, लेजिस्लेचर। अब एक बात और दोस्तों, हर बार बोला जाता था कि 20 ईयर्स के लिए हम एडमिशन के लिए राइट दे रहे हैं कंपनी को, इसके अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं डाला गया, वे कोई टाइम फ्रेम नहीं, कभी भी आपको एज अ कंपनी आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल आ सकता है ब्रिटिश का, ये इसलिए इन्होंने कोई टाइम फ्रेम ही नहीं दिया। ठीक है, और एक बात और, इसके अंदर सेपरेट अपॉइंटमेंट दिया गया किसको, गवर्नर ऑफ बंगाल को। क्यों दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया 1833 के अंदर कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो गवर्नर बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने भाई, गवर्नर मतलब बंगाल का भी तो गवर्नर बनना चाहिए ना, क्योंकि वो तो इंडिया का बन गया। तो इसके लिए सेपरेट अपॉइंटमेंट लाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल के लिए इस वाले एक्ट के अंदर 1853 वाले में। ठीक है, और जो आईसीएस था मैंने बताया था मेरिट बेस पे होगा, इन्होंने बोल दिया था। तो अब इसको कर दिया इन्होंने ओपन कॉम्पिटिशन पे, जैसे कि अब होता है ओपन कॉम्पिटिशन, इसको इसमें कर दिया इन्होंने ओपन कॉम्पिटिशन। और इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना रिड्यूस कर दिए, 24 थे ना, इसको कर दिया मतलब जो है 18 कर दिया गया, और उसमें भी 6 जो है क्राउन के द्वारा जो है नॉमिनेटेड होंगे। फिर न्यू प्रोविंसेस बनाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी से, कंपनी के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्यू प्रोविंसेस और बनाए। ठीक है, जैसे कि पिछली बार बनाया था आगरा, जैसे ही इन्होंने और प्रोविंसेस क्रिएट करे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस वाले एक्ट के थ्रू। अब देखो दोस्तों, हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक सब कंप्लीट कर लिया है, जितने भी ये रिफॉर्म्स आए थे, एक्ट्स आए थे, ये सब कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अर्ली रिवेलियंस पढ़ाऊंगा, जिसमें सन्यासी रिवेलियन, ठीक है, ऐसे करके से कोजेज, सब कुछ कोजेज हो गए, ठीक है, सिग्निफिकेंस हो गया, नेचुरल मूवमेंट हो गया, सब समझा दूंगा और याद करा दूंगा आपको ये। ठीक है, तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, ये मेरा काम है आपके लिए कि मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा सब कुछ। और दोस्तों इसी तरीके से वीडियो आती रहेगी, ठीक है, डोंट वरी, आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आप बस सीरीज को फॉलो करते रहें। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं भी वीडियो में ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा। सो डोंट वरी, और कोई भी आपका डाउट हो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो, चाहे वो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको अपनी टेलीग्राम हैंडल आईडी भी दे रहा हूँ, वहाँ भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस एक्ट के अंदर, आप मेरे से डायरेक्ट पूछो, ठीक है, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ आपको। ठीक है, चलो अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।